टुडे वी विल डिस्कस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करने में हमको ज़्यादा तो नहीं जानना है, ये हम लोग क्लास 7th 8th में भी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। हर आपको आपके मैथ्स की बुक में हमेशा एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड रहा होगा। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना है। ये मैथ्स की एक ब्रांच है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स भी मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डेटा कलेक्शन और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सिर्फ वर्बल इसके लिए बात कर लेते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या है। जैसे हम लोग कोई भी रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाना और उसको व्यवस्थित फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में रखना, और किसके अकॉर्डिंग, हमारी हमको जो कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारी जरूरत है उसके अनुसार हम रखना, जिससे हम किसी इंफॉर्मेशन को आसानी से ले सकते हो। तो उसको जिस ब्रांच के अंदर हम लोग अंडर में डिस्कस करते हैं वो ब्रांच स्टैटिस्टिक्स है। ये मैथ्स की एक ब्रांच है, पार्ट ऑफ मैथ्स है। तो अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्शन के बारे में हमने बताया। जैसे हम लोग क्लास में जनरल हम लोग क्लास की बात करते हैं तो क्लास में हम लोग रजिस्टर बनाते हैं। डेटा, कोई भी डेटा कलेक्ट करना। अब जैसे मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, हम उन बच्चों का रिकॉर्ड रखना कि बच्चे आए या नहीं आए, तो वो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर अब व्यवस्थित तरीके से रखना है। तो व्यवस्थित जो बच्चा आया हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं, हम लोग रोल नंबर अलॉट किए हैं और रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम अटेंडेंस लेते हैं। अब आप ये ध्यान देते होंगे कि अगर मान लीजिए हम अटेंडेंस देने का एक ये भी तरीका है कि हम एक पेपर पास कर दें, आप सभी अपना नाम लिख दें, नेक्स्ट डे डेट मैंने डाल दिया, नेक्स्ट डे आपको फिर हमने एक पेपर सर्कुलेट कर दिया, आप उस पर अपना नाम लिख दें। लेकिन क्या वो भी एक रिकॉर्ड है, हम रिकॉर्ड डेटा अपना कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो व्यवस्थित है, हम उससे कोई इंफॉर्मेशन, अब जैसे किसी ने पूछ दिया कि ये बच्चा 15th को आया था या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 15th का पेज ढूंढेंगे, ऊपर से नीचे तक उस पर्टिकुलर बच्चे का नाम देखेंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स है। और रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर एक स्टैटिस्टिक्स का इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। हमने एक रिकॉर्ड बनाया है कि इस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, वो कितनी दिन आए। अगर आप पूछे तो हम तत्काल आपको एक आंसर दे देंगे, आपके नाम के आगे आपका अटेंडेंस यहाँ रिकॉर्ड है, हम आपको बता देंगे कि आप 15 डेज एब्सेंट रहे हो या 10 डेज एब्सेंट रहे हो, जैसा भी है। तो इसको इस ब्रांच के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एक तो हम लोगों का एक रजिस्टर एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग आपका रिकॉर्ड बनाते हैं, एक क्लास में जो रिजल्ट एग्जाम होते हैं उनकी हम लोग स्लिप तैयार करते हैं। अब स्लिप के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर से आपका नाम अल्फाबेटिकल नोट कर लिया, और उसमें क्या होता है, आपके नाम के आगे, जैसे मैथ का है, कोई बच्चा 10 नंबर पाया, कोई बच्चा 8 पाया, कोई 7 पाया, कोई 9 पाया, फिर 10 पाया, हम उसके नाम के आगे लिखे। तो अगर आप पूछ दिए कि मैम पर्टिकुलर 20 बच्चा कितना नंबर पाया है, तो हम उसके नाम के आगे, हमें उसका रोल नंबर पता है, नाम के आगे से हम उसका नंबर बता देंगे। इस तरीके से बताए तो एक के कलेक्शन है। उसके बाद हम रिपोर्ट कार्ड, ये सब्जेक्ट वाइज हो गया, हम टेबुलेशन बनाते हैं, एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम, उसके ऊपर सब्जेक्ट लिखा है और उसके सारे सब्जेक्ट का मार्क्स हमने नोट कर लिया है। तो कोई पूछते कि ये बच्चा टोटल कितने मार्क्स पाया तो भी हम बता देंगे। या कोई हमसे पूछता है कि इस क्लास में मैथ्स में कितने बच्चे फेल हैं, तो हम उसमें से कलेक्ट करके, अब देखिए फेल होने की यहाँ बात आई, अभी तक हमने पर्टिकुलर बच्चे के रिजल्ट की बात किया था। अब अगर फेल होने की बात आ रही है या कितने बच्चे हैं वो 18 से अबव पाए हैं, तो अब क्या होगा, अब अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को अरेंज कर दें, इस नंबर का पेपर है, जो बच्चा 20 पाया है उसको ऊपर लिख दिया, 20 वाले को 2 बच्चे पाए हैं 19, 3 बच्चे 18 मार्क्स पाए हैं। अब हम इस तरीके से अगर नोट कर रहे हैं तो कोई पूछता है 18 से ज्यादा कितने बच्चे पाए हैं, 18 या उससे ज्यादा, तो हम ये जोड़कर 6 स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं। तो इस तरह का कलेक्शन, इस तरह का डेटा हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, टेबुलेशन होता है, तो एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया। अब ये सभी वैल्यूज हो गई। अब डेटा हम कई तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए हमारे क्लास में कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है और 20 नंबर का पेपर हुआ है। आपसे एक क्वेश्चन देखिए, पहला तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा है डेटा कितने तरह के होते हैं। डेटा 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा, दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है, जैसे हमने आपसे कहा कि आप अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड बनाइए ना, आपको फीवर है, आप टेम्परेचर चार्ट बनाइए, तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखेंगे। यहाँ आपने लिख लिया 6 AM, 12 AM, 6 PM, 10 PM।
आप चारों समय पे आप अपना रिकॉर्ड नोट कर रहे हैं, मंडे का नोट कर लिया, ट्यूसडे का नोट कर लिया, तो आप इसके क्या प्रोसेस अप्लाई करोगे? आप क्या करोगे, आप थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर लोगे और उस पर नोट करते जाओगे। एक हफ्ते का जब आपने रिकॉर्ड बना लिया तो आप मेरे सामने उसको प्रेजेंट करोगे। ऐसे डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं। जो आपने खुद से तैयार किया, स्वयं तैयार किया, वो प्राइमरी डेटा है। अब अगर हमने आपसे कह दिया कि आप अपने शहर का, जिस सिटी में आप रहते हो, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करो डेली का, एक हफ्ते का हमको टेम्परेचर रिकॉर्ड करके दो, तो आप क्या करोगे? आप या तो टीवी ऑन करोगे, न्यूज में आप देखोगे कि आज का टेम्परेचर क्या बता रहा है, या फिर आप न्यूज़पेपर में देखोगे कि न्यूज़पेपर में आज का टेम्परेचर क्या लिखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पर डे आप न्यूज़पेपर से आप टेम्परेचर, अपने सिटी का टेम्परेचर देखकर नोट कर लोगे। ये क्या है? ये सेकेंडरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा कैसे है? आपने किसी के रिकॉर्ड किए गए डेटा को ले लिया है, लेकर अपना एक जो इंफॉर्मेशन है आपने उसको तैयार किया है प्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब कलेक्शन हम लोगों ने डेटा का, एक तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की बात हो गई। हम इसके बाद रिकॉर्ड्स जो डेटा बनाते हैं वो कई तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या हुआ, कोई राम है 18 नंबर पाया है, मोहन है 17 नंबर पाया है, श्याम है 20 मार्क्स पाया है। इस तरह से कुछ बच्चों के हमने रिकॉर्ड्स वो मार्क्स नोट कर लिए। मैथ सब्जेक्ट का हम लोग ने पेपर लिया है, ये नोट कर लिया, ठीक। अब इस तरीके का डेटा हमारे पास है। ये कब ये हमने जो भी हमारी क्लास में, मान लीजिए 18 स्टूडेंट्स हैं, इन 18 स्टूडेंट्स का हमने एक रिकॉर्ड तैयार कर दिया। अब अगर हमसे पूछता है ये बच्चा 20 नंबर पाया है, ये 16 पाया है, ये बच्चा 18 नंबर पाया है, इस तरीके से हमने नोट कर दिया। कोई बच्चा 11 पाया है, कोई 12 मार्क्स पाया है, कोई यहाँ पर 17 पाया है, इस तरीके से हमने नोट कर दिया। अब अगर हम आपसे पूछे कि 20 मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं, तो आप इसमें से देख के बता दोगे कि 2 स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जो 20 मार्क्स पाए हैं। अगर हम आपसे पूछे 15 से एबव कितने बच्चे आए हैं, तो भी आप जोड़ लोगे। ऐसा किस केस में पॉसिबल है? जब, अब देखिए इसमें क्या है, 18 2 बार आया है। आप इस तरह का रिकॉर्ड जब बनाते हो तो ये जनरल डेटा हो जाता है। जब आप पर्टिकुलर एक एक बच्चे का या कोई भी रिकॉर्ड हो, एक एक इंफॉर्मेशन अलग अलग जब नोट करते हैं, तो ये जनरल कलेक्शन होता है। दूसरा कलेक्शन क्या होता है? जब हम डेटा बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मार्क्स बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे में हम लिख देंगे 18 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 17 पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 16 पाने वाले 1 स्टूडेंट है, 20 पाने वाला 3 स्टूडेंट है, 15 पाने वाला 4 स्टूडेंट है। हम इस तरह का कलेक्शन तैयार करते हैं। तो ऐसे को फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। 20 कितनी बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी है। 20 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 है, 18 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 17 की फ्रीक्वेंसी 3 है, एंड सो ऑन। तो ये फ्रीक्वेंसी टाइप का डेटा होता है। और ये क्या है? ये जनरल डेटा है, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग होते हैं। अब अगर हम सभी क्लास, इन सभी बच्चों का टोटल मार्क्स करें, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? इसको जोड़ोगे, ऐड करके आप यहाँ लिखोगे। इसमें क्या है? एडिशन इजी है फ्रीक्वेंसी टाइप डाटा में। कैसे इजी है? अब 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 60 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 आएगा। 51, 16, 60। अब इसको ऐड करना इजी है। यहाँ इस कंडीशन में ऐड करना इजी नहीं था। आपको एक एक को, जबकि 18 2 बार है, तो हम चाहते तो इसको 2 बार इंटू मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो इस टाइप का डाटा हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। तो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही कहा है, स्टैटिस्टिक्स मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम कन्वीनियंस के लिए वर्क करते हैं। हमारा कन्वीनियंट किसमें? हम किसी भी डाटा को, कोई भी रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा हमारे लिए, जो हमारे लिए सुटेबल हो। अब देखिए, इन दोनों डेटा के बाद एक थर्ड टाइप का डेटा है। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको यहाँ लिख दिया, अब इसके बाद इसकी हमको जरूरत क्या है डेटा बनाने की? अगर हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं और 50 नंबर का पेपर हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा? हम रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन होगा। सॉरी, हमारे 100 बच्चे नहीं, हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 100 नंबर का पेपर है, तो क्या होगा? ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हर बच्चा अलग अलग मार्क्स पाए। 100 नंबर का पेपर है और 30 ही बच्चे हैं, तो हर बच्चे के मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में
हमारे लिए ये फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा का कोई मतलब नहीं है। हमने तो 30 स्टूडेंट लिया, मान लीजिए मेरे क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं और 100 नंबर का पेपर हुआ है, 20 नंबर का पेपर हुआ है, तो क्या होगा, 0 से लेकर 20 तक के ही मार्क्स हैं, वही उन 70 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अगर हमारा पेपर 100, तब तो हम आपको फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा बना लेंगे कि 20 नंबर पाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 19 पाने वाले 4 हैं, 18 पाने वाले 2 हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन जब हमारा नंबर का रेंज ज्यादा होगा मार्क्स का, जैसे 0 से 100 तक, बच्चे 70 हैं, 100 से तो कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मार्क्स रिपीट होगा। सॉरी, मार्क्स रिपीट हो ये जरूरी नहीं है, ये भी पॉसिबल है कि हर बच्चे का रोल नंबर 1 वाला 1 पाया है, 2 वाला 3 पाया है, 3 वाला 4 पाया है, 4 वाला 2 मार्क्स पाया एंड सो ऑन, हर बच्चा अलग अलग मार्क्स पाया है। तो ऐसे में हम फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्लास इंटरवल डाटा बनाते हैं, क्लास इंटरवल डेटा बनाते हैं। अब इसमें कैसे है, जैसे 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे, तो 0 से 10 नंबर, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे, ये क्लास इंटरवल है। 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे हैं। 10 से 20 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं। 20 से 30 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं। 30 से 40 पाने वाले 8 बच्चे हैं। 40 से 50 पाने वाले 12 बच्चे हैं। मान लीजिए मेरे पास यही रिकॉर्ड है। अब हमारे पास इस तरह का रिकॉर्ड हो जाता है। अब इस रिकॉर्ड को हम यूज करके, अब आपको एक नया एक टर्म और यूज कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा है, हम एक तरह से इसका रिवीजन ही कर रहे हैं। बस क्लास इंटरवल डाटा से हम वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। तो क्लास इंटरवल डेटा का ये दिया हुआ है, इसमें इसको लोअर लिमिट मार्क कहते हैं, लोअर लिमिट, और ये क्या होता है, अपर लिमिट। ठीक, क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। और हम यहां से क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ठीक, ये क्लास मार्क होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो हमको क्लास मार्क कैलकुलेट करना है। अब हम लोग वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे ना। वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोई भी डेटा हमारे सामने जो है उसमें नियर अबाउट जो वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जिसके आसपास बाकी सभी वैल्यूज हों, उस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, 50 नंबर का पेपर हुआ, 5 बच्चे फेल हैं और 15 बच्चे पास हैं। उन 15 बच्चों में भी 12-13 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नंबर पाए हैं, 45, 46, 45, 46, 49, 50, इस तरह के मार्क्स पाए हैं। 2-3 बच्चे जनरल मार्क्स पाए हैं लेकिन पास हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्लास बहुत अच्छे बच्चों की है, क्लास अच्छी है। लेकिन अगर उसी क्लास में 4 बच्चे 50 आउट ऑफ 50 पाए हैं लेकिन 16 बच्चे फेल हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्लास बहुत खराब। तो उन 4 बच्चों के मार्क्स भी जो फुल मार्क्स पाए हैं, हम उनको भी नजर छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे 16 बच्चे जो हैं वो क्या है, फेल हैं। तो जो ज्यादा तरफ गया, 0 0 0 0 सभी बच्चों ने पाया है, सभी बच्चों के मार्क्स कम है, सिर्फ 4 बच्चों के 50 मार्क्स हैं, तो उनके कंपैरेटिवली ये नंबर्स क्या हो जाते हैं, निग्लेजेबल हो जाते हैं और हम कहते हैं क्लास बहुत खराब बच्चों की है, स्टूडेंट्स बहुत वीक हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसी वैल्यू को, इसी तरह के अपना जो हमारा व्यू है, इसी को हम वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी की 3 वैल्यू होती है। पहली है मीन, दूसरी है मीडियन, तीसरा है मोड। मीन, मीडियन, मोड। अब मीन, मीडियन, मोड क्या है? जो जनरल डेटा होता है, जैसे कोई, अब हम एक डेटा यहाँ ले लिए 20, 20, 19, 18, 18, 17, 16, ये 10
रिकॉर्ड हमने 10 का ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ नोट किया है। अब अगर इसका मीन कहा जाए तो मीन क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होती है, इन सभी का सम करके हम इसको क्या करते हैं, ये हम पहला डेटा की बात कर रहे हैं जो जनरल डेटा हमारा होता है। 3 तरह का डेटा हम लोगों ने पढ़ा, एक जनरल, एक फ्रीक्वेंसी टाइप और एक क्लास इंटरवल डेटा। हम लोगों के सिलेबस में अभी जो हम लोगों को नया डिस्कस करना है वो क्लास इंटरवल डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग मीन निकालना डिस्कस करेंगे, मीडियन और मोड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने कैसे पढ़ा। तो मीन क्या होता है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को सम करके हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 डेटा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे और उससे डिवाइड कर लेंगे, करना चाहिए तो कल। दूसरा डेटा क्या होता है, सेकेंड टाइप डेटा, फ्रीक्वेंसी टाइप, फ्रीक्वेंसी वाला। अब उसमें हम क्या होता है, उसी डाटा में हम 20 को यहाँ 2 बार लिखते हैं, 19 1 टाइम्स आया है, 18 2 टाइम्स आया है, 17 1 टाइम्स, 16 1 टाइम्स और 15 3 टाइम्स आया। जब हम इसको ऐड करेंगे 3 2 5 और 5 10 तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने काउंट करके निकाला था। और अब जब हम अगर मीन निकालेंगे तो 40। अब देखिए हमको भी खुद भी इजी लग रहा है इसको कैलकुलेट करना, 19। अब इसको ऐड करना इजी है और ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, ये एक टाइप का डेटा हो गया। मीडियन और मोड भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम लोग क्लास इंटरवल डेटा का। मीडियन क्या होता है, ये तो मीन की बात हो गई। अगर आप निकालना चाहे तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन हो गया वन 173 आ रहा है, तो मीन हो जाएगा 173 अपॉन 10, दैट इज 17.3। यहां से भी आप निकालेंगे तो इसको ऐड करेंगे 173 ही आएगा और मीन की वैल्यू ये हो जाएगी। जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन क्या करते हैं, मीडियन एग्जैक्ट मिड वैल्यू को मीडियन कहते हैं, एग्जैक्ट मिड वैल्यू। अब यहाँ देखिए 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो एग्जैक्ट मिड में क्या, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो 2 वैल्यू मिड की होती है। अब ये देखिए 4 ऊपर से छोड़ दिया मैंने, 4 नीचे से छोड़ दिया, ये 2 वैल्यू मिड वैल्यू है। अब उन दोनों वैल्यू को ऐड करके इनका एवरेज निकाल लेते हैं। हम लोग मीन को कभी कभी एवरेज वर्ड भी यूज करते हैं। इनको ऐड करके जब निकालेंगे तो ये 17.5 आएगा। आप जिस तरीके से मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू सेम हो ये जरूरी नहीं है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज होती है दोनों, आप जिस तरीके से निकालें। और मोड किसे कहते हैं, मोड ऐसा ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ हो। तो देखिए अगर हम इस तरीके से डेटा बनाए तो 15 3 टाइम्स आया है, इसका मतलब तो यहाँ मीन तो ये आया था, मीडियन इस डेटा का आ गया 17.5 और मोड आ जाएगा 15। तो तीनों अलग अलग वैल्यूज आई हैं। अब आप लोग ये प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हो, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन का मीन हम कैसे निकालेंगे ये हम कैलकुलेट करते हैं, नोट इट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस एक हमने एग्जांपल लिया है, इसका मीन कैसे निकालेंगे। ये क्लास इंटरवल डेटा है, मीन निकालने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम लोग ये दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड अभी जो सिलेबस में से डिलीटेड पोर्शन है वो ये यही है, इस चैप्टर का ये पोर्शन स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट कर दिया गया और ओजाइव कर्व भी डिलीट किया गया है, 2 पार्ट के में डिलीट हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड पढ़ेंगे। हम दोनों मेथड को इसी क्वेश्चन पर आपको समझा देते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अब देखिए क्लास इंटरवल यहाँ आपको हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग कॉलम बनाएंगे हमारा जैसा। क्लास इंटरवल के बाद हम यहाँ पर क्लास मार्क निकालते हैं और उसको xi से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं क्लास मार्क।
अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्लास मार्क इज इक्वल क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है आप एक को आप ऐसे डिवाइड करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 35/2 दैट इज 17.5। तो ये हो गया 17.5। ठीक, अब आपको लगा होगा ये सबको हमको ऐड करके डिवाइड करना है, नहीं। देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास कहते हैं, क्लास की चौड़ाई। ठीक, ये जो क्लास इंटरवल है उसकी चौड़ाई, विड्थ ऑफ क्लास। तो ये कितनी है, 15 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर देते हैं, तो फिर 25 माइनस 10 का आ जाएगा 15। अब आप देखिए 15 अगर आप इसमें प्लस कर दें तो 32.5 आ जाएगा। और आप देखिए 40 प्लस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 25 प्लस 40/2 65/2 दैट इज 32.5। तो वही आएगा। तो जो आपको विथ ऑफ द क्लास है वो अगर आप इसमें ऐड कर दें तो वही चीज, एक्चुअल में हम तो इसको डिवाइड करके ही लिखना है, लेकिन ये मेथड हमको भाई हम कैलकुलेशन जैसे कर सकते हैं हम उस तरीके से करेंगे। तो इसमें आप 15 ऐड कर दीजिए। अब इसमें 15 ऐड करना है तो 47.5 62.5। अब हम एक काम कर रहे हैं, आपको हम इसमें 15 ना ऐड करके इसमें 30 ऐड कर दे रहे हैं। 30 ऐड करना ज्यादा इजी है, इसमें 30 ऐड कर दिए ये आया, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 77.5, इसमें 30 ऐड करेंगे 92.5। अब आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर। तो ये अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका है। मैथ्स हम पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में हम कैलकुलेशन, मैथ्स पढ़ने का मतलब ये कि हम कैलकुलेशन औरों के कंपैरेटिवली फास्ट कर सकें। तो अब आप देखिए इसमें हमने एक चीज यहाँ पे गेस किया, इसको डिवाइड करके पहला तो हमने निकाल दिया, दूसरा हम इसकी विथ को ऐड करके निकाल दिए, तो विथ 15 ऐड किया। अब इसमें 15 ऐड करना थोड़ा सा 10-20 रहता तो इजिली ऐड होता, इसमें 15 ऐड करने के बजाय हम जब यहाँ 15 ऐड करेंगे और यहाँ 15 ऐड करेंगे तो दोनों के बीच 30 का डिफरेंस हो जाएगा। मैंने सीधे इसमें 30 ऐड कर दिया। 30 ऐड करना इजी है क्योंकि 0 है तो ये 7.5 ही आ जाएगा, 3 और 1 4 होगा। इसमें 30 ऐड कर दिए, इसमें 30 ऐड किए, फिर इसमें 30 ऐड। तो आप इस तरह का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। अब एक्स आई आ गया, इसको हम एफ आई करते हैं। नेक्स्ट कॉलम है एफ आई एक्स आई। अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 35। अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 5 15.1 7 97.5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 7 5 35 5 3 कैरी हो गया। सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया। यहाँ पर हम इसको हटा दे रहे हैं, हम सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको लेना है, तो ऑब्जर्वेशन को नोट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 5 7 15 और 5 और 7 12 और 12 और 18 30 हो गया। आप इसको ऐड कीजिए, ये हो गया 1860। अब इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। जितने एफ आई एक्स आई है उनका समेशन। अब आपका जो जनरल हम लोग डेटा कैलकुलेट से हम लोगों ने अभी मीन निकाला था उसी तरह का है, सिर्फ यहाँ क्लास इंटरवल हमने इसके बीच की एक वैल्यू को ले लिया, क्योंकि हम यहाँ लिखे 10 से 25 तक पाने, मान लीजिए अगर ये मार्क्स है तो 10 से 25 पाने वाले बच्चे, तो 10 ना हम 10 को कैलकुलेट करेंगे ना 25 को कैलकुलेट करेंगे, उनका एवरेज ले लेते हैं, तो उसी को क्लास मार्क कहते हैं। अब यहाँ हम मीन निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हो जाएगा 1860 अपॉन 30। ये हो गया मैथ। अब इसको कैलकुलेट, ये कैंसिल हो गया, 62 मीन आ गया। इस मेथड को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड इसी में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर
एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड बताने के लिए हमको एक बार फिर क्वेश्चन को इसमें लिखना होगा। तो क्वेश्चन हम यहां लिख लेते हैं। अब ये हो गई क्लास इंटरवल हमने ले लिया। ये फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 3, 7, 6, 6, 6। इसमें भी पहला स्टेप हमारा वही होगा, इसीलिए हम इस साथ में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये मेथड भी साथ में कर रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा। हम xi इसमें भी निकालते हैं, तो xi निकाल लेंगे। xi क्या होगा? 17.5 आया है, 32.5 आया है, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। ये काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। हमको सिग्मा fi निकालना है। सिग्मा fi 30 हो गया, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए मीन क्या है। अब जैसे हम क्वेश्चन दिया है कि किसी क्लास में बच्चों का मार्क्स लिया गया, 10 से 100 में मार्क्स बच्चे पाए थे, फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, इनका एवरेज मार्क्स क्या है? एवरेज मार्क्स मतलब इसमें से ही कोई वैल्यू आनी है। मीन, हम इस क्वेश्चन को, हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है, हम सिर्फ ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मीन इसमें से क्या होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो xi में से कोई एक मीन आप एज्यूम कर लीजिए। आप 17.5 को भी एज्यूम कर सकते हो, 92.5 को भी कर सकते हो, लेकिन मीन क्या है? एवरेज वैल्यू है, तो मिड की ही कोई वैल्यू आएगी। तो हम मिड में से आप चाहो तो 47.5 कंसीडर करो, या हम 62.5 को कंसीडर कर ले रहे हैं। इसको मीन एज्यूम कर लेते हैं और वही सर्कल बनाकर हम इसको a लिख लेते हैं। हमने इसको a एज्यूम कर लिया। आप लिखना चाहो इधर लिख लो, लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 62.5, ये हमने लिख लिया। अब जो एज्यूम्ड मीन है उसको हम सभी मीन, हमारा जो क्लास मार्क आया है उसमें से माइनस करते हैं और इसको लिखते हैं di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो अब आप 17.5 में से जब 62.5 को माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो आपको कहीं लिख के माइनस नहीं करना है। आप देखिए अभी हम लोगों ने किया था, इसके बीच का डिफरेंस 15 था, 15, 1530 और 1545, इसका मतलब -40। जब हम इसमें से ज्यादा को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -30 आएगा, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस 15 है और यहाँ का डिफरेंस 15 है, -30। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप लिख कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 17.5 इसमें से इसको माइनस करोगे, क्योंकि छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है, इसमें निगेटिव साइन लगेगा। इसमें से ये माइनस होगा तो -15। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 0, और आप इसमें से अब इसमें से क्या करना है? अब 75.5 में से इसको माइनस करना है, xi माइनस a है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 30 आएगा। ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम क्या करते हैं? fi di निकालते हैं। ठीक, आपको स्टेप 2 क्वेश्चन करोगे आपको ध्यान आ जाएगा। हमने यहाँ fi xi निकाला था, यहाँ xi की जगह हमने a को सब्ट्रैक्ट करके di निकाला है। अब हम fi di निकालेंगे, तो इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करो, -90, ये भी -90, -105, ये हो गया 0, 90 और ये हो गया 180। ठीक, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए फायदा क्या होता है, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होके एक छोटा, जैसे यहाँ पर क्या था, देखिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, जब सम किया था तो एक बड़ा नंबर आया था, डिजिट आया था। ऐड करने में भी हमको प्रॉब्लम हो रही थी। ये तो हमारे पास 3 3 6 ऑब्जर्वेशन है, आप क्वेश्चन और करोगे तो उसमें 10 ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे
और अगर इसी तरह का आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो और इसमें क्या है, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब जब देखिए हम इसको ऐड करेंगे तो हम इसी तरीके सिग्मा FI/DI मुझे निकालना है। निकालने में देखिए 90 90 180, ये -180 हो जाएगा और ये +180, ये दोनों अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और 105 में से 90 माइनस होगा 105, ये हो जाएगा -15 बचेगा। ये कैलकुलेशन हमारे लिए आसान है FI/DI। अब हम यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन इज इक्वल टू, हाँ मीन को यहाँ मुझे ध्यान नहीं है, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो मीन x बार की वैल्यू हो जाएगी, हम देखिए अपने तरीके से फॉर्मूला लिख रहे हैं, सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ये तो एकदम इसी फॉर्मूला की तरह से हो गया, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। और जिस मीन को हम लोगों ने एज्यूम किया था और सब में से सब्ट्रैक्ट किया था, उसी मीन को हम ऐड कर देंगे। तो प्लस a लिख लिया हमने। अब a लिखने के बाद अब ये क्या हो गया, a की वैल्यू क्या थी, 62.5 थी, तो 62.5 प्लस सिग्मा FI/DI है -15 अपॉन 30। एक काम आप लोग करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ कभी इसको ऐड करने के लिए एलसीएम नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ 15 2 जा 30 है, 62.5 माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, और ये माइनस हो जाएगा 62। कैलकुलेशन इजी होता है। और देखिए वही मीन आया जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, जो पहले डायरेक्ट मेथड में आया था, वही एज्यूम्ड मीन मेथड में आया था। हम यहाँ आपको थोड़ा सा आपके उसके कन्वीनियंस के लिए बता दे रहे हैं। एक मेथड और मैंने लिखा था, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, यहाँ तक मेथड सेम, DI तक मेथड सेम रहता है। DI के बाद जो पर्टिकुलर नंबर डिजिट इसमें कॉमन रहता है, हम उसे डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ इतना ही है, और वो UI आ जाता है। और UI के बाद हम FI/UI निकालते हैं, और यहाँ फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। और जिस नंबर से डिवाइड किए हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हम सब्ट्रैक्ट किए हैं वो ऐड कर देते हैं। तो हमको उस मेथड से मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आना नहीं है, वो डिलीट हो गया है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये दो मेथड है, इन दोनों मेथड से आप एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में भले ही ये दिया हो कि आप डायरेक्ट मेथड से करो या एज्यूम्ड मेथड से, चूंकि एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, तो आप सभी क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना, जिससे प्रैक्टिस हो जाए।